हम कक्षा 10वीं के विज्ञान विषय के अध्याय 4 प्रतिरक्षा एवं रक्त समूह के अंतर्गत आरएच कारक के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। आरएच कारक जो है वो रक्त की लाल रक्त कोशिकाओं लाल रक्त कोशिकाओं पर पाया जाने वाला प्रतिजन है। जिस प्रकार से हमने पिछले कालांश में रक्त समूह का जो निर्धारण पढ़ा था उसमें लाल रक्त कोशिकाओं जिनको हम आरबीसी कहते हैं पर ए और बी प्रकार के प्रजनन पाए जाते हैं, उनके आधार पर रक्त समूह का निर्धारण होता है। उसी प्रकार रक्त पॉजिटिव है या नेगेटिव उसका निर्धारण होता है आरएच कारक की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर। कि अगर आरबीसी लाल रक्त कोशिकाओं पर आरएच कारक है तो वो रक्त समूह पॉजिटिव होगा अर्थात धनात्मक होगा, और अगर आरबीसी पर आरएच कारक नहीं है तो वो रक्त समूह नेगेटिव होगा अर्थात उसको आरएच ऋणात्मक रुधिर भी कहेंगे। पूरे विश्व में देखा जाए तो जो विश्व की आबादी है उस आबादी में 85% जो लोग हैं उनका रक्त आरएच पॉजिटिव अर्थात आरएच धनात्मक होता है। कहने का मतलब है कि उन व्यक्तियों के 85% व्यक्तियों के रुधिर की आरबीसी जो होती है उस पर आरएच कारक पाया जाता है, यानी इनका ब्लड ग्रुप है वो पॉजिटिव होता है। और जो लगभग 15% लोग हैं उनकी आरबीसी पर आरएच कारक अनुपस्थित होता है अर्थात उनका ब्लड ग्रुप आरएच ऋणात्मक होता है। मनुष्य के रक्त में जो आरएच कारक पाए जाते हैं उनमें 5 प्रमुख प्रकार हैं। आरएच डी, आरएच सी, आरएच सी, आरएच ई और 5वां है आरएच ई। ये 5 प्रकार के आरएच कारक है वो मनुष्य के शरीर के रक्त में पाए जाते हैं, जिनमें आरएच डी जो है वो 85%, आरएच सी, आरएच ई और आरएच स्मॉल ई इनकी जो प्रतिशत मात्रा है वो आरएच डी की तुलना में जो है वो कम होती है। आरएच डी 85%, आरएच सी 80%, आरएच स्मॉल सी भी 80%, आरएच ई 30% और आरएच स्मॉल ई 78% है वो आरएच कारक वो पाए जाते हैं। इन सब आरएच कारकों में जो आरएच डी है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। सबसे महत्वपूर्ण आरएच कारकों में कौन है? आरएच डी, क्योंकि ये आरएच कारक वो सबसे ज्यादा प्रतिरक्षा जनी है अर्थात प्रतिरक्षों का निर्माण करने वाला आरएच कारक है, सर्वाधिक प्रतिरक्षा जनी। आरएच डी सबसे महत्वपूर्ण क्योंकि सब सर्वाधिक प्रतिरक्षा जनी है। ये हमने आरएच कारक के बारे में सामान्य जानकारी की। अब आरएच जिस प्रकार से रक्त समूह का मिलान किया जाता है, ब्लड ग्रुप का मिलान किया जाता है कि ब्लड ग्रुप ए है या बी है, उसी प्रकार से आरएच कारक का मिलान भी आवश्यक होता है
कहने का मतलब है कि RH कारक उपस्थित है या नहीं है, ये RH पॉजिटिव है या RH नेगेटिव, उसका मिलान भी आवश्यक है। अब RH कारक का जो महत्व होता है उसके बारे में चर्चा करते हैं कि RH कारक का मिलान करना क्यों आवश्यक है। अगर किसी RH धनात्मक रुधिर को RH ऋणात्मक रुधिर, अगर RH धनात्मक जो रुधिर होता है किसी व्यक्ति का, उसके रुधिर को अगर RH ऋणात्मक रुधिर वाले व्यक्ति, अर्थात ये तो दाता और ये क्या है, ग्राही, अर्थात दाता का रुधिर RH धनात्मक रुधिर हो यानी पॉजिटिव हो और ग्राही का रुधिर जो RH ऋणात्मक यानी RH नेगेटिव हो, तो अगर इसका रुधिर इसको चढ़ा दिया जाता है तो जो ग्राही होता है, अर्थात ये ग्राही के शरीर में या ग्राही के रक्त में जो है वो RH कारकों के विरुद्ध, RH धारी कारक कौन है, ये वाले, इनमें RH अनुपस्थित है, ग्राही के रक्त में RH नेगेटिव है इसलिए ऋणात्मक है जो अनुपस्थित है, तो अगर RH धनात्मक रुधिर RH ऋणात्मक को चढ़ा दिया जाए तो इस ग्राही के शरीर में RH कारकों के विरुद्ध एक प्रतिरक्षी बनती है जिसे IgG प्रतिरक्षी और इसको हम RH प्रतिरक्षी भी कहते हैं, ये बनती है। ये IgG प्रतिरक्षी RH प्रतिरक्षी किसके शरीर में बनती है, ग्राही के शरीर में, इसको रक्त चलाया जा रहा है। ये RH प्रतिरक्षी क्या करती है, ये RH प्रतिरक्षी जो है वो RH धनात्मक जो रुधिर है उसकी RH धारी जो लाल रक्त कोशिकाएं हैं, लाल रुधिर कोशिकाएं को नष्ट करना शुरू कर देती है। यानी कि RH धनात्मक वाला रुधिर जब हम RH ऋणात्मक वाले रुधिर वाले व्यक्ति को चढ़ाते हैं तो इस ग्राही के शरीर में इन RH जो धनात्मक रुधिर है उसके RH कारकों के विरुद्ध IgG प्रतिरक्षी, जिन्हें हम RH प्रतिरक्षी भी कहते हैं, वो बनने लग जाती है। और ये RH प्रतिरक्षी जो है वो इस RH धनात्मक वाले रुधिर की जो लाल रुधिर कोशिकाएं होती हैं, RH धारी लाल रुधिर कोशिकाएं, उनको नष्ट करना शुरू कर देती है रुधिर समूहन के द्वारा। और इस घटना के कारण क्या होता है कि एक हानिकारक पदार्थ बनता है जिसे हम बिलिरुबिन भी कहते हैं। यह हानिकारक पदार्थ रक्त में बनना शुरू हो जाता है और इस हानिकारक पदार्थ के कारण जो व्यक्ति है उसकी यकृत और प्लीहा उनको हानि पहुंचती है और अंत में जो वृक्क यानी जिन्हें हम किडनी कहते हैं उनको हानि पहुंचती है और व्यक्ति की मृत्यु तक भी हो सकती है। इसलिए जो है वो RH कारक का जो है वो मिलान करना आवश्यक है। यहाँ एक बात देखने योग्य होगी कि व्यक्ति के शरीर में जो RH प्रतिरक्षी है वो पहले से नहीं बनती। ये RH प्रतिरक्षी कब बनती है, जिन्हें हम IgG प्रतिरक्षी भी कहते हैं, ये बनती है RH जो ऋणात्मक रुधिर है वो प्रथम बार किसके संपर्क में आए, RH धनात्मक रुधिर के संपर्क में आए, तभी जो है वो RH प्रतिरक्षी है वो ग्राही के शरीर में बनती है। यानी ग्राही के शरीर में पहले से नहीं थी RH प्रतिरक्षी। ये RH प्रतिरक्षी ग्राही के शरीर में कब बनी, जब ग्राही के शरीर का जो रक्त है वो किसके संपर्क में आया, RH धनात्मक रुधिर किसके संपर्क में आया, RH
धनात्मक रुधिर के। तो RH प्रतिरक्षी व्यक्ति के शरीर में पहले से नहीं बनती, वो बनती है RH ऋणात्मक रुधिर के प्रथम बार RH धनात्मक रुधिर के संपर्क में आने पर। इसलिए रक्त आधान करते समय RH कारक का मिलान आवश्यक है कि अगर दाता का रुधिर प्लस है यानी पॉजिटिव है तो ग्राही का भी पॉजिटिव यानी प्लस होना चाहिए। इसी से संबंधित हम एक और उदाहरण के बारे में पढ़ते हैं जिसे हम जो है वो माता और भ्रूण से संबंधित है वो। अभी हमने पढ़ा कि RH ऋणात्मक रुधिर जब प्रथम बार RH धनात्मक रुधिर के संपर्क में आता है तो RH प्रतिरक्षी जो कि IG प्रतिरक्षी होते हैं वो ग्राही के शरीर में बनते हैं और वो RH धारी RBC को नष्ट करना शुरू कर देते हैं। उसी का एक उदाहरण है, अगर गर्भावस्था के दौरान माता का रक्त RH ऋणात्मक हो अर्थात नेगेटिव हो और भ्रूण का रक्त RH धनात्मक अर्थात पॉजिटिव हो, तो यहाँ पर भी देखिए जो हमने अभी पहले पढ़ा था दाता और ग्राही का जो RH कारक था ब्लड का वो अलग अलग था, दाता धनात्मक था और ग्राही ऋणात्मक था, वही यहाँ पर है अलग अलग। माता का रक्त है वो RH ऋणात्मक है और भ्रूण का रक्त RH धनात्मक है। तो जब प्रसव होता है अर्थात शिशु का जन्म होता है उस समय माता और भ्रूण दोनों का रक्त आपस में मिल जाता है। प्रथम प्रसव के समय माता और भ्रूण दोनों का रक्त आपस में मिल जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप माता का जो रक्त है उसमें प्रति RH प्रतिरक्षी इनको हम प्रति IgG प्रतिरक्षी भी बोल सकते हैं। इनको एंटी RHD भी प्रतिरक्षी होते हैं। ये तीनों एक ही हैं। तो प्रथम प्रसव के समय माता का रक्त और भ्रूण का रक्त RH ऋणात्मक रुधिर और RH धनात्मक रुधिर आपस में मिल जाते हैं। इसके परिणाम स्वरूप माता के रक्त में जो है वो प्रति RH प्रतिरक्षी का निर्माण होता है। ध्यान देने वाली बात है, ये केवल RH प्रतिरक्षी नहीं है, ये है प्रति RH प्रतिरक्षी जो कि प्रति IgG प्रतिरक्षी होते हैं और एंटी RHD प्रतिरक्षी भी इन्हें कहते हैं। तो अब माता के रक्त में जो ये प्रति RH प्रतिरक्षी बने हैं ये क्या करते हैं, ये जो अभी हमने पहले पढ़ा कि जब RH ऋणात्मक और RH धनात्मक रुधिर आपस में संपर्क में आते हैं और RH प्रतिरक्षी बनता है, तो उस RH प्रतिरक्षी को ये प्रति RH प्रतिरक्षी बनने नहीं देता। कब? जब प्रथम प्रसव होता है। दोबारा देखिए कि RH ऋणात्मक और RH धनात्मक रुधिर है माता और भ्रूण का, दोनों का रक्त आपस में संपर्क में आएगा और प्रति RH प्रतिरक्षी बनेंगे। ये प्रति RH प्रतिरक्षी जो है वो माता के रक्त में किनको बनने से रोकेंगे? RH प्रतिरक्षी को बनने से यानी ये प्रति RH प्रतिरक्षी माता के रक्त में किसको बनने से रोकती है? RH प्रतिरक्षी को। और जब RH प्रतिरक्षी नहीं बनेंगे माता के रक्त में तो भ्रूण के रक्त की जो RH धारी जो लाल रुधिर कणिकाएं हैं
लाल रुधिर कोशिकाएं वो नष्ट नहीं होती। देखो RH प्रतिरक्षी किनको नष्ट करती है? RH धारी लाल रुधिर कोशिकाओं को। लेकिन इन RH प्रतिरक्षियों को बनने कौन नहीं देती? प्रति RH प्रतिरक्षी। तो ये इनको बनने से रोकती है। प्रति RH प्रतिरक्षी है वो RH प्रतिरक्षी को बनने से रोकती है, जिसके कारण भ्रूण की RH धारी लाल कोशिका नष्ट नहीं होती और भ्रूण को कोई हानि नहीं होती और प्रथम प्रसव है वो सामान्य रूप से हो जाता है, अर्थात शिशु का जन्म वो सामान्य रूप से हो जाता है। ये तो थी प्रथम प्रसव के समय। अगर द्वितीय प्रसव के समय भी भ्रूण कारक RH धनात्मक हो, क्योंकि माता का रक्त तो RH धनात्मक ही रहेगा। अगर द्वितीय प्रसव के समय भी भ्रूण कारक RH धनात्मक हो तो क्या होगा? उस समय जो है जब माता और भ्रूण, दूसरी स्थिति जब भ्रूण कारक क्या हो, माता का रक्त तो RH ऋणात्मक ही रहेगा, लेकिन अगर द्वितीय प्रसव के समय भ्रूण कारक भी RH धनात्मक ही हो पहले की तरह, तो प्रति RH प्रतिरक्षी है वो माता के रक्त में नहीं बनेंगे। यानी कि द्वितीय प्रसव के समय भी अगर भ्रूण कारक RH धनात्मक ही है तो दोनों के रक्त के संपर्क में आने पर माता के रक्त में प्रति RH प्रतिरक्षी नहीं बनेंगे। अब कौन बनेंगे? RH प्रतिरक्षी बनेंगे। कौन बनेंगे? RH प्रतिरक्षी बनेंगे। और ये RH प्रतिरक्षी क्या करेंगे? भ्रूण के रक्त की जो RH धारी कोशिकाएं हैं उनको नष्ट करना शुरू कर देती है। दोनों स्थितियों में एक दो बातें तो समान थी कि प्रथम प्रसव के समय माता का रक्त भी RH ऋणात्मक था और भ्रूण का रक्त भी RH धनात्मक था, लेकिन उस समय क्या बनी थी? प्रति RH प्रतिरक्षी, जिन्होंने RH प्रतिरक्षी को बनने नहीं दिया, जिसके कारण RH धारी रुधिर कोशिका नष्ट नहीं हुई और प्रथम प्रसव सामान्य रूप से हुआ। लेकिन द्वितीय प्रसव के समय भी भ्रूण का रक्त RH धनात्मक ही है और माता का रक्त RH धनात्मक ही रहेगा, लेकिन इस स्थिति में दोनों के रक्त के मिलने पर जो है माता के रक्त में RH प्रतिरक्षी बनेंगे, प्रति RH प्रतिरक्षी नहीं बनेंगे। और ये RH प्रतिरक्षी क्या करते हैं कि भ्रूण का जो रक्त RH धनात्मक वाला है उसकी RH धारी लाल रुधिर कोशिकाओं अर्थात RBC को नष्ट करना शुरू कर देती है, जिसके कारण क्या होता है? भ्रूण के जो रक्त है उसमें रुधिर लयन यानी हेमोलाइसिस यानी रक्त की कमी होना शुरू हो जाता है और शिशु की जो वो मृत्यु तक हो जाती है। शिशु की मृत्यु भी हो सकती है। अगर शिशु का जन्म हो भी जाता है तो शिशु सामान्य शिशुओं की तरह नहीं होता, उसमें कुछ रोग हो सकते हैं जैसे हेपेटाइटिस आदि। अब ये स्थिति उत्पन्न न हो इसके लिए क्या किया जाता है? इसके लिए जो हमने प्रथम प्रसव के समय जो माता के रक्त में प्रति RH प्रतिरक्षी बने थे, जो स्वतः बने थे प्रथम प्रसव के समय, लेकिन द्वितीय प्रसव के समय वैसा नहीं होगा। तो इसके लिए क्या होता है कि माता के रक्त में प्रसव से पहले 24 घंटे पहले एक प्रति IgG प्रतिरक्षी या इन्हें हम प्रति या anti-RHD प्रतिरक्षी भी कहते हैं, इनको हम प्रति RH प्रतिरक्षी भी कहते हैं। ये तीनों नाम एक ही है। तो शिशु की मृत्यु न हो तो इसलिए द्वितीय प्रसव के समय 24 घंटे पहले माता को जो है वो प्रति IgG प्रतिरक्षी या anti-RHD का टीका लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? प्रति IgG प्रतिरक्षी या anti-RHD का टीका लगाया जाता है, जिनको हम रोहगम भी कहते हैं। ये टीका लगाने से माता के रुधिर में क्या बनेगी? प्रति IgG प्रतिरक्षी, जो क्या नहीं बनने देगी? RH प्रतिरक्षियों को नहीं बनने देगी। और
आरएच प्रतिरक्षी नहीं बनेंगे तो भ्रूण की जो आरएच धारीदार रुधिर कोशिकाएं वो नष्ट नहीं होगी और शिशु का जन्म है वो सामान्य रूप से होगा। कई बार जो है इस रक्ताधान के कारण जो यह असंगतता पैदा होती है उसके कारण शिशु का पूरा रुधिर जो वो बदलना पड़ता है। जन्म के बाद भी अगर शिशु में रुधिर लयनता आ जाए, यदि रुधिर की कमी हो तो उसका कारण भी क्या होता है, आरएच कारक की असंगतता, अर्थात आरएच कारक का मिलान नहीं करने के कारण है वो बच्चों में जो है वो रुधिर लयनता हिमोलाइसिस की समस्या होती है। अभी हमने आरएच कारक के बारे में पढ़ा। अब हमारा दूसरा जो बिंदु है आज का वो है रक्ताधान, अर्थात रक्ताधान एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के शरीर में, या हम कहें एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के रक्त परिसंचरण तंत्र में, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के रक्त परिसंचरण तंत्र में रक्त तथा रक्त आधारित घटकों जैसे प्लाज्मा, विमाणु जिन्हें हम प्लेटलेट्स भी बोलते हैं, इत्यादि का स्थानांतरण करवाना उसे क्या कहते हैं, रक्तादान। सामान्य भाषा में कहें तो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को रक्त चढ़ाने को हम रक्तादान कहते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन। अब रक्तादान जो प्रक्रिया है उसकी शुरुआत की थी एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक में, डॉक्टर जीन बैप्टिस्ट डेनिस। ये फ्रांसीसी वैज्ञानिक हुए जिन्होंने सबसे पहले 15 जून 1667 को रक्तादान प्रक्रिया की शुरुआत की थी और इन्होंने सबसे पहले 15 वर्षीय जो बालक था, 15 वर्षीय बालक था, उसको भेड़ का रक्त चढ़ाया। शुरुआत की रक्तदान किसने, डॉक्टर जीन बैप्टिस्ट डेनिस ने 15 जून 1667 में, और इन्होंने सबसे पहले 15 वर्षीय बालक को भेड़ का जो रक्त चढ़ाया था। हालांकि 10 वर्ष के पश्चात जो है वो पशुओं के रक्त का, वो मनुष्यों के रक्त में रक्तदान को वो जो नकार दिया गया था, उसे रक्तदान करवाना बंद कर दिया गया। अब है रक्तदान की आवश्यकता। रक्तदान अर्थात रक्त चढ़ाने की आवश्यकता कब होती है? नंबर 1, दुर्घटना या चोट लगने पर, जब अत्यधिक रक्तस्राव हो जाता है, अर्थात रक्त की कमी हो जाती है, बहुत अधिक रक्त बह जाता है, तो रक्तदान की आवश्यकता होती है, रक्त चढ़ाने की आवश्यकता होती है। शल्य चिकित्सा अर्थात शल्य चिकित्सा ऑपरेशन के दौरान जो वो रक्त की जो कमी होती है उसको पूरा करने के लिए भी रक्त को चढ़ाया जाता है। हीमोफीलिया
के जो रोगी होते हैं उनको भी रक्त चढ़ाने की आवश्यकता होती है, रक्तदान की आवश्यकता होती है। दात्र कोशिका अरक्तता, इसे हम सिकल सेल एनीमिया रोग भी कहते हैं। उस रोग में भी रक्तदान की आवश्यकता होती है। तो दुर्घटना या चोट लगने पर जब रक्त की कमी हो जाती है तो रक्तदान की आवश्यकता होती है। शल्य चिकित्सा के दौरान रक्तदान की आवश्यकता होती है। हीमोफीलिया के रोगियों को रक्तदान की आवश्यकता होती है। दात्र कोशिका अरक्तता अर्थात सिकल सेल एनीमिया रोगी हैं उनको भी रक्तदान की आवश्यकता होती है। इसके अलावा जो है वो रक्त की अत्यधिक कमी हो, जैसे कि एनीमिया रोग, रक्त की अत्यधिक कमी, रक्त की अत्यधिक कमी होने पर भी जो है वो रक्तदान यानी रक्त चढ़ाने की आवश्यकता होती है। इसके अलावा अन्य और भी परिस्थितियां होती है जिनमें रक्त की कमी हो तो जो है वो रक्तदान करवाया जाता है। अब हम रक्तदान की आवश्यकता के बारे में पढ़ा कि क्यों आवश्यकता होती है। अब रक्तदान प्रक्रिया क्या होती है, किस प्रकार से रक्तदान करवाया जाता है, इसके दो चरण हैं। रक्तदान प्रक्रिया के दो चरण। पहला चरण है रक्त का संग्रहण करना यानी रक्त को इकट्ठा करना। पहले रक्त को इकट्ठा किया जाएगा सावधानी पूर्वक, उसके बाद रक्त को है वो चढ़ाया जाएगा। रक्त के चढ़ाने को आदान कहते हैं। रक्त संग्रहण में पहला पॉइंट ये है कि रक्त का संग्रहण करने से पहले दाता जो होता है उसके स्वास्थ्य की जांच की जाती है। दाता के स्वास्थ्य की जांच की जाती है, यानी कि वो रक्त देने में समर्थ हो, किसी प्रकार की कोई उसे असामान्यता न हो। दूसरा, रक्त समूह ए बी ओ व आरएच कारक का भी जो है वो मिलान किया जाता है, जांच की जाती है। तीसरा, रक्त को इकट्ठा करने के लिए दो बातें हमने पढ़ी कि दाता के स्वास्थ्य की जांच की जाती है, जो व्यक्ति रक्त देता है उसकी जांच की जाती है कि वो रक्त देने में समर्थ है। फिर उसके रक्त के समूह को यानी ब्लड ग्रुप को और आरएच कारक को जांचा जाता है। तीसरा है कि रक्त को संग्रहण जो है वो विशेष रूप से बनी हुई जो सुई होती है निर्जमीकृत, जिनको हम जो कैनुला भी बोलते हैं, विशेष रूप से ये निर्जमीकृत एकदम से जो है वो कहें तो स्वच्छ सुई होती है। उसके द्वारा जो है वो थक्का रोधी जो थैलियां होती है जिनमें रक्त इकट्ठा किया जाता है, उनमें रक्त के थक्के न बने, उन थैलियों में जो है वो रक्त को इकट्ठा किया जाता है कैनुला के द्वारा। थक्का रोधी थैलियों में जो है वो रक्त को इकट्ठा किया जाता है। उसके पश्चात जो रक्त इकट्ठा कर लिया है उसका प्रशिक्षित अर्थात उसको सुरक्षित स्थानों में जो वो एक तरीके से कहे तो ठंडे स्थानों में उसका भंडारण किया जाता है, जहाँ पर क्या कि जो रक्त इकट्ठा किया गया है उसमें सूक्ष्म जीवों की वृद्धि न हो, यानी वो पूर्ण रूप से जो रक्त हमने जो इकट्ठा किया जाता है वो स्वच्छ रहे, ताकि जिस व्यक्ति को दिया जाता है उसमें किसी प्रकार की अनियमितता न हो।
उसके पश्चात जो है जिस व्यक्ति ने या जो दाता है जिसने रक्त दिया है, रक्तदान के पश्चात उसको चिकित्सक की देख रेख में रखा जाता है। चिकित्सक की देख रेख में उस व्यक्ति को 15 से 20 मिनट रखा जाता है ताकि जिस व्यक्ति ने रक्त दिया है उसके शरीर में किसी प्रकार की कोई अनियमितता न आए। हालांकि विशेष कोई अनियमितता नहीं आती, फिर भी चिकित्सक की देख रेख में जो उसको जो लगभग आधे घंटे 15-20 मिनट के लिए रखा जाता है। उसके बाद जो वो रक्तदान की रक्त संग्रहण प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है। जिस दाता व्यक्ति ने जो रक्त दिया है उसके लिए देखा जाए तो 2 से 3 दिनों में जो रक्त होता है उसमें प्लाज्मा बन जाती है। यानी जिस व्यक्ति ने रक्त दिया है दाता, उसके रक्त में प्लाज्मा जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग होता है, निर्जीव भाग होता है, उसकी पूर्ति 2 से 3 दिनों में हो जाती है। और जो रक्त कणिकाएं होती है वो लगभग 36 दिनों में अर्थात 1 महीने से कुछ समय ऊपर में वापस बन जाती है। ये तो पहला पॉइंट हुआ रक्त को इकट्ठा करना। दूसरा है आधान अर्थात रक्त चढ़ाना। इसमें पहला पॉइंट है कि सबसे पहले तो जिस व्यक्ति को रक्त चढ़ाया जाता है और जिस प्रकार का जो रक्त चढ़ाया जाता है, दाता और ग्राही दोनों के जो है वो ब्लड ग्रुप रक्त समूह ए बी ओ आदि का मिलान करना। यानी रक्तदान के समय दाता और ग्राही दोनों के जो है वो ब्लड ग्रुप का मिलान किया जाता है कि ब्लड ग्रुप एक ही हो। दूसरा आरएच कारक का भी मिलान किया जाता है। आरएच कारक का मिलान कि ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है कि नेगेटिव। तीसरा जो ब्लड चढ़ाया जाता है उसको चढ़ाने से केवल 30 मिनट पूर्व ही प्रशीतित भंडार से लाया जाता है। यानी 30 मिनट पूरा ही, ज्यादा समय पूरा उसको बाहर नहीं लाया जाता। तो रक्त समूह की पहचान हो गई, आरएच कारक का मिलान हो गया और जो ब्लड जो है वो चढ़ाया जाता है उसको 30 मिनट पूर्व ही प्रशीतित भंडार से जो वो बाहर है वो लाया जाता है। ब्लड जो होता है वो अंतःशिरात्मक, हमारे शरीर में जो रुधिर वाहिनियां होती है वो 2 प्रकार की होती है, धमनी और शिराएं। तो शिराओं में अंतःशिरात्मक रूप से रक्त का आधान होता है और ये लगभग 4 घंटे तक चलने वाली प्रक्रिया होती है, जिसके दौरान जो रक्त को वो चढ़ाया जाता है। ये रक्त आधान के समय जो वो कुछ विशेष प्रकार की जो वो प्रक्रिया होती है उसके बारे में पढ़ा। रक्तदान जो है वो 2 प्रकार का होता है। रक्तदान के प्रकार, पहला है समजात और दूसरा है समजीवी। समजात जो रक्तदान है उसमें किसी व्यक्ति को दूसरे व्यक्तियों का संग्रहित किया हुआ रक्त चढ़ाया जाता है। रक्त चढ़ाया जाता है।
यानी समझात जो रक्तदान होता है उसमें किसी व्यक्ति को, जो दूसरे व्यक्ति जो रक्तदान करते हैं उन व्यक्तियों का जो रक्त है वो उस व्यक्ति को चढ़ाया जाता है। दूसरा हमने पढ़ा समजीवी रक्तदान। समजीवी रक्तदान में किसी व्यक्ति को स्वयं का रक्त है वो इकट्ठा जो एकत्रित किया था वो चढ़ाया जाता है। किसी व्यक्ति को स्वयं का ही रक्त चढ़ाया जाता है। ये रक्तदान के प्रकार है। तो रक्तदान की प्रक्रिया में 2 चरण के रक्त संग्रहण और रक्तदान, इन सब प्रक्रिया होने के पश्चात जो है वो रक्त को केवल थैलियों में भरकर ऐसा ही नहीं रखा जाता, उनको अलग अलग प्रयोजनों के आधार पर रखा जाता है। उनके ऊपर जो है वो कुछ विशेष जो है वो सूचनाएं लिखी होती है, जैसे कि रक्त को इकट्ठा करने के पश्चात रक्त को जो है वो आरबीसी, प्लेटलेट्स जिनको हम विमाणु भी कहते हैं, प्लाज्मा, इनके आधार पर जो वो रक्त का जो वो वर्गीकरण करके उनको भंडारित किया जाता है कि रक्त में रक्त का भंडारण है वो किस आधार पर किया जाता है, प्लाज्मा, प्लेटलेट्स और आरबीसी। और जिस व्यक्ति के जो दाता ग्राही व्यक्ति है उसके शरीर में जिसकी भी कमी होती है, जैसे प्लाज्मा की कमी है, तो उसको प्लाज्मा से जो समृद्ध रक्त है वो उसको चढ़ाया जाता है। किसी अगर प्लेटलेट्स की कमी है तो उसे जो समृद्ध रक्त उसको चढ़ाया जाता है। इस प्रकार से जो इकट्ठा किया हुआ संग्रहित किया गया रक्त है उसको इनके आधार पर वर्गीकृत करके उनका परिस्थितिक भंडारण किया जाता है। रक्तदान की आवश्यकता, उसकी प्रक्रिया के बारे में पढ़ा। सब अब अंत में है रक्तदान के समय रखी जाने वाली सावधानियां। रक्तदान के समय रखी जाने वाली सावधानियों में सबसे पहले है दाता व ग्राही, यानी जो रक्त देने वाला है दाता, जो रक्त लेने वाला ग्राही के रक्त समूह का मिलान हो, यानी कि दोनों दाता और ग्राही का रक्त समूह एक होना चाहिए। दाता के रक्त में कोई हानिकारक रोगजनक न हो, यानी कि दाता का जो चढ़ाया जा रहा है उसके रक्त में कोई हानिकारक और रोगजनक न हो, ताकि ग्राही को किसी प्रकार का कोई रोग या अनियमितता न हो, इसकी भी वो जांच होनी चाहिए। दाता व ग्राही के रक्त के आरएच कारक का मिलान हो, अर्थात दाता और ग्राही दोनों का रक्त वो आरएच धनात्मक हो या फिर दोनों का आरएच ऋणात्मक हो। चौथी सावधानी देखें तो रक्त आधान की जो प्रक्रिया है, संग्रहण और आधान, ये सब जो प्रक्रियाएं हैं उनमें जो रक्त संग्रहण प्रक्रिया है वो उचित प्रक्रिया होने के पश्चात ही उसका भंडारण होना चाहिए। रक्त संग्रहण की उचित प्रक्रिया के पश्चात ही रक्त का प्रस्थितित भंडारण हो। कहने का मतलब है जितनी भी सावधानियां रखी गई है उन सब सावधानियों से उस पूरी प्रक्रिया को अपनाते हुए रक्त का संग्रहण हो और उसके पश्चात उसका जो है वो प्रस्थितित भंडारण किया जाए, ताकि रक्त में कोई किसी प्रकार की जो वो हानिकारक जो वो अनियमितताएं जो वो न हो।
रक्त के आदान के समय रखी जाने वाली सावधानियों में 4 सावधानियां हमने पढ़ी। कुछ और सावधानियों में हम देखें तो जो रक्तदान की जो प्रक्रिया है वो रक्तदान व संग्रहण की प्रक्रिया चिकित्सक की देखरेख में हो। यानी रक्तदान यानी रक्त का दान करवाना, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में चढ़ाना और रक्त को जो संग्रहित करना, यानी जो व्यक्ति दाता यानी जो रक्त देता है उसके रक्त को संग्रहित करने की जितनी भी प्रक्रिया है वो चिकित्सक की देखरेख में हो। क्योंकि अगर किसी प्रकार की अनियमितता हो जाती है तो हो सकता है कि जिस व्यक्ति को रक्त दिया जाता है उसमें कोई हानिकारक या उसके लिए जो है वो विशेष कई हानिकारक रोग है उस व्यक्ति को हो सकते हैं जिस व्यक्ति को रक्त चढ़ाया जाता है। तो ये आज हमने आरएच कारक के बारे में विस्तार से पढ़ा, रक्तदान की प्रक्रिया के बारे में विस्तार से पढ़ा। आगे के अध्याय के बारे में अगली क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।